नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज मैं आपके साथ एक महान शख्सियत के बारे में कुछ बातें करूंगा। जिस महान शख्सियत के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो किसी नाम के, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सब लोग उन्हें जानते हैं, सब लोग उन्हें पहचानते हैं और सब लोगों ने उनको देखा भी है, सब लोगों ने उनको शायद थोड़ा थोड़ा सुना भी है। उस शख्स की नामौजूदगी, जिसे हम सांसारिक जीवन में एक नाम दे देते हैं मृत्यु, तो उस व्यक्ति की, उस शख्स की मृत्यु, नामौजूदगी, उसकी अनुपस्थिति आज देश में हर शख्स को खल रही है, दुख दे रही है, पीड़ा दे रही है। भले कोई प्रत्यक्ष तौर पर मिला हो, ना मिला हो, सामने से देखा हो, ना देखा हो, कोई बात जानता हो सामने से व्यक्तिगत तौर पर या न जानता हो, लेकिन अनुपस्थिति खल तो रही है। कोई रिश्ता नहीं है, जैसा मैंने बताया, न कभी देखा, न कभी मिला, न कभी बात की, लेकिन जब ये समाचार आया तो इस समाचार के आने के बाद एक उदासी, एक गमगीन माहौल, और कुछ ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने इस खबर को सुनने के बाद, जिनको कहते नहीं है आंखों में आंसू आ जाना, आंखों में आंसू आए। वो एक अलग बात है कि शायद इनमें से जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आम भारतीय की बात कर रहा हूँ, शायद उनमें से किसी की मुलाकात रतन टाटा से ना हुई होगी। हम लोग उन्हीं शख्स के बारे में बात करेंगे। अब तक समाचार पत्रों में, समाचार में, टेलीविज़न पर बहुत कुछ आप लोगों ने सुन लिया होगा। अब जन्मे, तब मृत्यु हुई, अब हुआ, ये किया, वो किया, बहुत कुछ किया। मैं यहाँ पर वो बहुत कुछ कहानियाँ या बहुत कुछ जो बातें, जो कि उपलब्धियाँ हैं उनकी, वो मैं आपको यहाँ पर न बताने आया हूँ, न सुनाने आया हूँ, क्योंकि उपलब्धियाँ सुनाऊँ तो कितनी सुनाऊँ, उपलब्धियाँ गिनाऊँ तो कितनी गुना गिनाऊँ, क्योंकि इतनी उपलब्धियाँ हैं, इतनी सफलताएं हैं कि उनको गिना पाना एक वीडियो में बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरा एक जीवन है, एक व्यक्तित्व है। हम तो यहाँ पर सिर्फ इतनी बात करने आए हैं कि एक व्यक्ति के अंदर की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होती हैं, और वो विशेषताएं, वो गुण उस शख्स को महान बना देती हैं। और ऐसा नहीं कि रतन टाटा इन व्यक्तित्व को, इन खासियत को, इन विशेषताओं को अपने साथ अलग लेकर आए थे। भगवान ने उनको अलग से दान दिया या भगवान ने उनको अलग से दे दिया कि ये तुम्हारे पास ही रहेगा, किसी और के पास नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं है, सबके पास है। वो एक अलग विषय है कि हम अपने व्यक्तित्व, अपनी शख्सियत को उस स्तर पर ले जा पाते हैं कि नहीं ले जा पाते हैं। और अगर मैं अंग्रेजी के एक शब्द की बात करूं तो हम कितने स्टेबल हैं, हम कितने स्टेबल, हम कितने स्थिर व्यक्ति हैं, ये उस व्यक्तित्व को बताता है। और ये व्यक्तित्व ही है जो किसी को महान बना देता है और किसी को आम बना देता है। किसी को इतना बड़ा बना देता है कि उसकी मृत्यु दिल को झकझोर देती है, रुला देती है। और किसी को, कहने को तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो चाहे उद्योग धंधों से जोड़ा जाए या भारतीय राजनीति से जोड़ा जाए, किसी भी प्रकार से जोड़ा जाए, लेकिन अगर उनमें से किसी की मृत्यु हो तो शायद एक बार अच्छा फलाने के, हाँ ठीक है चलो, होता है जीवन में, तो ये चीज़ होता है। लेकिन जब रतन टाटा की मौत की खबर आई तो मुझे नहीं लगता कि किसी शख्सियत के या किसी व्यक्ति के मन में या किसी के ज़बान पर यह आया होगा। होता है, जीवन मृत्यु तो एक प्रक्रिया है, ये बात सच है कि ये प्रक्रिया है। लेकिन जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, शायद ही कोई इस बात को कह पाया होगा, क्योंकि सबसे पहले जो एक शब्द मुंह से निकला होगा वो सिर्फ मुंह खुला होगा और ये निकला होगा कि ये क्या हो गया, सच में ऐसा कुछ निकला होगा। हम लोगों को, मैं आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा कि रतन टाटा के जीवन देखो, एक तो सबसे बड़ी बात, इन्होंने
अपना जो नाम इनके माता पिता जी ने उनका जो नाम रखा रतन, वास्तविक तौर पर इन्होंने अपने नाम को चरित्रार्थ किया। ये रतन अपने माँ बाप के नहीं, ये रतन अपने टाटा कंपनी के नहीं, ये पूरे देश के रतन हैं। और देश के ही नहीं, आज दुनिया में, दुनिया भर में अगर रतन टाटा को देखा याद किया जाता है तो दुनिया भर में लोग उनको एक रतन के तौर पर ही स्वीकार करते हैं, एक ऐसे रूप में स्वीकार करते हैं कि शायद ऐसा कोई नहीं जैसा रतन टाटा रहे होंगे। क्योंकि बुलंदियों के उस शिखर पर पहुंच करके इतना शांत, इतना संयमित रह पाना और इतना जिसे कहते नहीं है सहज सहज, क्योंकि जब बुलंदियों के शिखर पर व्यक्ति होता है तब वो दंभी, घमंडी, दिखावा, ऐसे जितने भी शब्द हो सकते हैं वो शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उसके चरित्र में आ जाते हैं। रतन टाटा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं रहा। इनकी अगर सफलताओं की बात करें तो शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सहजता, सरलता, ईमानदारी के साथ इतनी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया और कभी भी उसका दिखावा नहीं किया। टीवी पर भी देखिए, कोई बहुत बड़ी पार्टी हो रही हो, सिनेमा की पार्टी, हिंदी सिनेमा की पार्टी या किसी और पार्टी में, जिसमें आपको रतन टाटा शिरकत करते हुए दिखाई पड़ जाएं, या अपनी औकात का, अपनी स्थिति का, अपनी आर्थिक स्थिति का दिखावा करते मिल जाए आपको। छोटी छोटी गाड़ियों से चला करते थे, कोई रोल्स रॉयस नहीं, कोई पता नहीं और भी बहुत जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं, छोटी गाड़ियां, सामान्य सा जीवन। और सामान्य शिव जीवन में बस एक चीज़ जो सबसे खास बात रही, और वो 3 शब्द रहे जो इनके जीवन में हैं, और वो हैं सादगी, सहजता, सरलता। और मैं आप सभी छात्रों से इस बात की उम्मीद करूंगा और देश के सभी नागरिकों से इस बात की उम्मीद करूंगा जो इस वीडियो को देखेंगे वो इस चीज़ को अपने जीवन में लेकर आएं। मैं आपको रतन टाटा के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों को बताऊंगा जिसको मैंने भी कभी देखा नहीं है, मैंने भी सुना है, मैंने भी कुछ किताबों को जो पढ़ा है जो इनके जीवन से जुड़ी हैं, जिसे अन्य लोगों ने लिखा, लेकिन मैंने भी पढ़ा तो मैंने भी आपके साथ सोचा कि कुछ कहानियाँ जो इनके जीवन से जुड़ी हैं और वो महान क्यों बन गए, इनके बारे में चर्चा करूँगा। ये नहीं कि ये टाटा परिवार के वंशावली के कौन से वंश के फूल हैं या कौन से वंश के फल हैं, ये सब कुछ नहीं बात करूँगा। अगर मैं 3 शब्दों की जो मैं आपसे लगातार चर्चा कर रहा हूँ, सादगी, सहजता, सरलता, तो देखो भाई, अगर इनके बचपन की बात करें, टाटा परिवार का बच्चा, और टाटा परिवार का बच्चा है तो रुपया, पैसा, धन दौलत की कोई कमी तो है नहीं। तो अपने बचपन में जब ये स्कूल जाया करते थे तो रोल्स रॉयस से जाया करते थे, लेकिन अपनी गाड़ी से उतरने के बाद वो छोटा सा बच्चा जो रतन नवल टाटा हुआ करता था, वो एक सामान्य से बच्चे की तरह अपने दोस्तों के साथ चला जाया करता था। इस बात का न कोई दिखावा कि मैं तो रोल्स रॉयस से आता हूँ, बड़े भारी खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, सामान्य परिवार के बच्चे की तरह से जाता था, पढ़ाई किया करता था। बॉम्बे के अपने शुरुआती शिक्षा की बात करें, आगे चलकर जब भी अपनी शिक्षा के लिए अमेरिका गए, वहाँ पर भी बिल्कुल सामान्य सा जीवन जीते हुए चले जाते हैं। और अब उनके उस व्यक्तित्व की बात किया जाए, जब ये टाटा समूह के डायरेक्टर हो चुके हैं, टाटा समूह के प्रमुख हो चुके हैं, बम्बई में घर है, साउथ मुंबई में रतन टाटा जी का घर है। घर का जो लोकेशन कुछ ऐसा कि सी फेसिंग घर है, और घर की सादगी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि रतन टाटा अपने घर में मतलब मालिक के तौर पर अकेले रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आता है और डोर बेल बजाता है तो कोई ऐसा आदमी नहीं आएगा रौबदार, रुआबदार, कौन है, किससे मिलना है, आपने थोड़ा सा होता नहीं, अरे डर सहम से गए और आपने कहा कि वो टाटा रतन जी से मिलना है। तो जब डोर बेल बजता था तो कुछ 20-22 साल का या 25 साल का नौजवान बच्चा जो कि इनका हेल्पर है वो निकलता है, बहुत ही सहजता के साथ, जितना सहज मालिक उतना ही सहज नौकर, बहुत ही सहजता के साथ दरवाजे को खोलता है, बैठाता है, पानी देता है, और रतन टाटा जी तब तक आपसे आके मुलाकात करते हैं, बिल्कुल शालीनता के साथ आकर बैठते हैं और
कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे, जो भी उपलब्धता है, उपलब्धता तो खैर सभी की है, जो भी सामने वाले की पसंद है वो उनको दे दिया जाता है। फिर वो अपनी बात करते हैं, जो भी बात करने आए हैं वो बात करते हैं, बात करके वो अपने चले जाते हैं। ये देखिए, ये वो दौर है जब रतन टाटा अपने मतलब उन्नति की इस अवस्था पर हैं, जब वो चरम अवस्था पर हैं। कर सकते हैं दिखावा, बड़े बड़े उद्योगपति दिखावा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा हमारे देश के एक उद्योगपति ने कितना भोंडा प्रदर्शन किया, बेटे की शादी, और बेटे की शादी का कितना भयानक दिखावा। ऐसा कोई दिखावा आप टाटा कंपनी में नहीं पाएंगे, और न तो टाटा कंपनी के ही किसी कर्मचारी में भी पाएंगे। जो लॉयल्टी, जो ईमानदारी, जो अपने कंपनी के प्रति भक्ति है, वो आपको टाटा कंपनी में मिलेगी, किसी और में नहीं मिलेगी। कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी बन गई, कंपनियों ने बहुत बहुत बड़े बड़े नाम बन गए, बड़ा बड़ा बंगला और पता नहीं क्या क्या बना लिया, लेकिन जो सरलता और जो सादगी टाटा परिवार में रही और रतन टाटा ने जो संभाल कर रखा, वो कोई ना कर पाया, और कोई कर भी नहीं पाएगा, और कोई कर भी नहीं पाएगा। और अगर कोई ऐसा कर ले गया तो ये बात मैं आज कह रहा हूं कि वो भी टाटा परिवार का ही चश्मो चराग होगा, और किसी कंपनी का तो नहीं होने वाला। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति हमेशा सहज, सरल और सादगी भरा हुआ होता है। इसी प्रकार से एक घटना आपको और बताता हूं। ये बात है 1992, इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी, जो आजकल टाटा ने ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है। वैसे इंडियन एयरलाइंस शुरुआत टाटा कंपनी ने ही किया था, जमशेदजी टाटा ने शुरू किया, आगे चलकर उसको टेक ओवर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाथ खड़े कर दिए तो टाटा कंपनी ने अपनी विरासत को अपने पास वापस ले लिया। 1992 टाटा एयर इंडिया ने एक सर्वे कराया कि दिल्ली से बम्बई और बम्बई से दिल्ली, 1 साल का सर्वे कराया। दिल्ली से बम्बई और बम्बई से दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले लोगों में, जो यात्री हैं, उन यात्रियों में एक सर्वे करके बताइए, और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बार बार कर रहे हैं, उनमें से ये बताइए कि कौन सबसे सहज, सबसे सरल व्यक्ति के तौर पर है। 1 महीने का ये सर्वे चला, और 1 महीने के सर्वे की रिपोर्ट के दौरान रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला रतन टाटा सबसे सहज, सबसे सरल व्यक्ति हैं। तो ऐसा हुआ क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, साहब जैसे आम तौर पर तमाम उद्योगपति होते हैं तो उनके साथ बड़ा तामझाम होता है, और बड़ा वो वीआईपी कल्चर, और ऐसा हटिए वो हटिए और ऐसा वैसा, सचिव और ये सेक्रेटरी वगैरह तामझाम। कई एक बार ऐसा हुआ कि सर जो हम लोगों का वेलकम टीम रहता है, जो क्रू है, वेलकम क्रू, उसको ये तक पता नहीं चल पाता कि सामने जो शख्स सीढ़ियों से आ रहा है जहाज पर चढ़ने के लिए, वो रतन टाटा है। और जिस प्रकार से सभी व्यक्तियों के साथ नमस्कार किया जाता है, उस नमस्कार का मुस्कुराते हुए जवाब देना, बिना किसी झिझक के, बिना किसी मतलब लड़ाई झगड़े के या तू मैं के कि मैं वीआईपी और मेरे लिए ऐसा और ऐसी कुर्सी और वैसी कुर्सी। कुर्सी अगर विंडो सीट की मिल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं मिली तो भी बहुत बढ़िया। अपनी निर्धारित टिकट पर मेंशन सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाना, शांति से बैठ जाना, और अपने साथ जो भी 1-2 फाइल लेकर आए हैं उन फाइल को देखना, या अपने लैपटॉप पर जो भी एक ऑफिशियल वर्क है उस ऑफिशियल वर्क को करना। किसी के साथ कोई मतलब ऊंची आवाज़ में बात न करना। क्रू मेंबर के द्वारा जब सर्व किया जाता है चाय कॉफ़ी वगैरह, तो ब्लैक टी कम चीनी वाली, लो शुगर ब्लैक टी लिया करते थे। कई बार ऐसा हो जाता था कि वेलकम टी जो दी जाती है प्लेन में, उसमें कभी देरी हो गई, या कभी ऐसा हो गया कि वो कॉफ़ी जो ब्लैक टी दी जाती थी वो ठंडी हो गई, तो उसको लेकर कंप्लेंट नहीं, ये क्या है, ठंडी चाय दिया, ऐसा वैसा, इतना मैंने खर्चा किया आप लोगों दिन, कुछ नहीं, जैसा मिल गया कोई शिकायत नहीं, उसको उसी हिसाब से ले लिया। और अगर किसी ने पूछा भी कुछ या कहा भी कुछ तो मुस्कुराते हुए सरलता से अपना जवाब दे दिया। ये उनके जीवन की सहजता और सरलता की एक दूसरी कहानी है, जो शायद आपको भारत में बहुत रेयर ऑफ द रेयर मिल पाए। ऊंचे पदों पर तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी राजनीतिक ऊंचा पद ले लिए इतना सहज और सरल आदमी मिल जाए, और कोई औद्योगिक घराना वर्तमान समय में ले लीजिए जिसमें इतना सहज और सरल आदमी मिल जाए। दिखावा अलग है, दिखावा नहीं, ये व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं मैं, ये व्यक्तित्व है। इसी प्रकार से घटना की अगर बात करें तो एक दौर था 1999 का दौर था,
हालात बुरे थे, भारत के भी बुरे थे आर्थिक दशा पर, और टाटा कंपनी के जो व्हीकल में भी जो कार वाली 4 पहिया वाली यूनिट है उसके भी हालात बुरे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब लुट पिट गया, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ हालात बुरे हैं। उन बुरे हालात से निकलने के लिए और कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, उनके हित के लिए रतन टाटा जी ने एक बड़ा फैसला लिया कि मैं अपनी 4 पहिया वाहन जो गाड़ी है, जो उनकी 4 कार का जो यूनिट है, उसे इंग्लैंड की वो कंपनी जो जगुआर उगुआर बनाती है, क्या नाम है उसके मालिक का, विंसफोल्ड के को बेचना चाहती थी। मुलाकात का समय मिला रतन टाटा और रतन टाटा के साथ में उनके एक जीएम लेवल के ऑफिसर थे जो कि विंसफोल्ड से या फोल्ड कंपनी से जिनका अपना कुछ मतलब है परिचय, उनके साथ गए। विंसफोल्ड बैठे वही मालिक वाली कुर्सी, और होता मालिक जब होता है पैसे वाला आदमी तो थोड़ा सा ठसक और धमक के साथ बैठता है, तो विंसफोल्ड उसे ठसक और धमक के साथ बैठे। बातचीत की चर्चा हुई, रतन टाटा ने अपनी सारी बातों को बताया कि ऐसा ऐसा है। विंसफोर्ड ने रतन टाटा को कुछ ऐसी नज़रों से देखा कि मतलब होता नहीं, अपमानित भरी नज़रों से, जलालत भरी नज़रों से, जिसको देखकर रतन टाटा भी मतलब खराब तो लग रहा है, अपमान तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन सामने भावना इस बात को लेकर है कि मेरे इस यूनिट से जुड़े हुए कर्मचारियों का मैं कुछ अच्छा कर पाऊं, आर्थिक हालात बुरे हैं, कहीं कुछ परेशानी ना हो जाए। विंसफोर्ड ने कहा, भाई आप रतन टाटा कंपनी नमक भी बनाते हैं, ट्रक भी बनाते हैं, बस भी बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा होगा दुनिया में जो ना बनाते हैं, सब तो बनाते हैं। क्यों बनाते हो, इतना काम क्यों करते हो, इतना सारा फैला क्यों रखा हुआ है, और 4 पहिया के मामले में क्यों कूद पड़े? जब जानकारी नहीं है किसी काम की, किसी बिजनेस की, तो उसमें क्यों कूद पड़े? नहीं कूदना चाहिए था, पहले जानकारी लेनी चाहिए थी, तब कूदना चाहिए था, और अगर ऐसा करोगे तो जो आज यहां पर बैठे हो ऐसा ही होगा। रतन टाटा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मतलब होता नहीं, अपमान का घूंट पी रहे हैं, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। और मिस्टर टाटा, अगर मैंने आपकी कंपनी का टेक ओवर किया, आपकी कंपनी 4 पहिया वाहन का टेक ओवर किया, तो ये एक एहसान होगा जो मैं आपके ऊपर करूंगा, या शायद एक भारतीय कंपनी के ऊपर करूंगा कि नहीं करूंगा मालूम नहीं। चले आए, रतन टाटा आए, गाड़ी में बैठे, उनके जो सहयोगी हैं वो कुछ कहना चाह रहे थे, संभवतः समझाना चाह रहे थे, तो उन्होंने रतन टाटा साहब का मुंह देखा, चेहरा लाल, आंखों से आंसू गिर रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं। वापस आ गए और फिर फैसला किया कि नहीं, कोशिश करता हूं, देखता हूं, किसी को नहीं दूंगा, कर्मचारी मेरे हैं, परिवार मेरा है, तो मेरी जिम्मेदारी है। अगले 9 साल तक बड़ी कड़ी मेहनत किया, और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी 4 पहिया यूनिट को बनाया, संभाला, और ये वही दौर है जब 2008 का वर्ष आ रहा होगा और एक लखटकिया कार जो कि टाटा नैनो के नाम से जानी जाती है वो लॉन्च की गई। वो ठीक है कि उसमें कुछ कमियां रह गई, कुछ बातें रह गई, उतनी ज़्यादा चल नहीं पाई जैसा कि रतन टाटा चाह रहे थे, लेकिन लॉन्च हुई। जिस वक्त रतन टाटा अपनी टाटा नैनो को लॉन्च कर रहे थे, ठीक उसी समय वो 8 साल 9 साल पुराना व्यक्ति जो कभी मालिकाना ठसक के साथ बात कर रहा था और एहसान की बात बता रहा था, वो आदमी आज बंबई में रतन टाटा के सामने बैठा था, और वो अपने जगुआर और रेंज रोवर जैसी कंपनी को, मतलब अपनी यूनिट को अब बेचना चाह रहा है। मेज वही है, लेकिन कुर्सियों की दशा बदल चुकी है। जिस कुर्सी पर कभी विंसफोल्ड थे, आज उस पर रतन टाटा है, और जिस कुर्सी पर कभी रतन टाटा थे, उस पर आज विंसफोल्ड है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर जीवन में कभी अपमानित किया जाए या ऐसी कोई घटना घट जाए जो आपके अनुकूल न हो, तो उसका तुरंत प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होता है। उस जहर के घूंट को पी लीजिए, लेकिन उस जहर के घूंट का शरीर में असर भी होने दीजिए, और वो असर ऐसा होने दीजिए कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं
इस अपमान का बदला लूंगा, लेकिन बदला अपने कर्मों से लूंगा, बदला अपने काम से लूंगा, बदला ऐसे लूंगा कि तुम भी याद करोगे कि तुम्हारा सामना किस शख्स से हुआ था। याद रखिएगा इस बात को। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप लोगों के साथ भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, बहुत कुछ बोला होगा, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अब उन बोले गए शब्दों को याद रखिएगा जहन में, दिल में, दिमाग में, और बदला जरूर लीजिएगा, लेकिन बदला पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, बिल्कुल वैसे जैसे रतन टाटा ने लिया है। विंसफोर्ड कंपनी का जब टेक ओवर हो गया तो पब्लिक मीटिंग यानी कि पत्रकार वार्ता में विंसफोर्ड ने कहा कि मैं एहसानमंद हूं कि आज रतन टाटा ने मेरे डूबती हुई कंपनी को बचा लिया है, मुझको बचा लिया है, मैं आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा हूं। वही विंसफोर्ड अब कुछ और गा रहा है। इसी तरह की एक घटना जो कि उनके संवेदनशीलता को लेकर अगर बात करें तो एक दिन की बात है। देखो आदमी, इंसान, अगर हम बात करें संवेदनशीलता को लेकर के, सहजता को लेकर के, शालीनता को लेकर के, तो इंसान और जानवर में फर्क किस बात का है? यही तो संवेदनशीलता का ही तो फर्क है। जानवरों के जीवन में संवेदनशीलता, संवेदन भावना कुछ नहीं होता, इंसान के जीवन में होता है, इंसान के जीवन में होता है। किसी दूसरे जानवर को हंसता देख करके कोई दूसरा जानवर नहीं हंसता, लेकिन इंसान हंसता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति खुश है तो वह अगले व्यक्ति को खुश होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो अगले व्यक्ति को उसके दुख में शामिल होना चाहिए। ये मानवता है, ये मानवता है। और ऐसी मानवता का एक प्रमाण ये भी है कि रतन टाटा अपने ऑफिस की ओर, जो कि टाटा हाउस के नाम से जाना जाता है बॉम्बे में, जा रहे थे अपने ऑफिस की ओर, और बारिश था। ये कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी, फिर सुना देता हूँ। रेड लाइट है, जल गई है, वो रुक गए हैं, और उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पर बारिश हो रही है, स्कूटर पर पति और पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं, और जो बारिश की बूंदों से, बारिश के पानी से बचने की एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो असफल कोशिश है, जो हो ही नहीं सकती। लाइन यानी लाइट ग्रीन हो गई, वाहन चल पड़े, वो परिवार भी चल पड़ा। रतन टाटा ने उस स्कूटर को तब तक देखा जब तक वो स्कूटर उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। अपने ऑफिस में गए, अपने कमरे में गए, ब्लैक कॉफ़ी जैसा कि वो पीते थे, हल्की चीनी वाली ब्लैक कॉफ़ी पिया। तब तक इनके और बाकी जो सहयोगी हैं वो आए, शांत चेहरा देखा, और रतन टाटा से हिम्मत करके किसी ने पूछा कि सर क्या हो गया, तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा यार तबीयत मेरी तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने देशवासियों की तबीयत को ठीक रखना है। लोग अपने इधर उधर देखे, मतलब क्या बात हो गई, क्या कहना चाहते हैं? आज मैंने सड़क पर ऐसा घटना देखा, और मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी 4 पहिया वाहन बना सकूं जो लोगों को पानी से, बरसात के पानी से और धूप से बचा सके, और लोग उसे अफोर्ड कर पाएँ, लोग उसे अफोर्ड कर पाएँ। टाटा नैनो का सफ़र बड़ा आसान नहीं था। सिंगूर बंगाल में जगह मांगी गई, नहीं मिल पाई, फिर गुजरात में जगह मिल पाई, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी करीब 4.5 किलोमीटर के दायरे में टाटा नैनो के लिए अपना यूनिट लगाया, उसको चलाया, लॉन्च भी किया। वो एक अलग बात है कि गाड़ी सफल नहीं हो पाई, उसमें अपनी कई सारी बातें। ये एक संवेदनशील व्यक्ति, यानी कि किसी के दुख, किसी के कष्ट में शामिल होइए। मेरे पास सब कुछ है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि किसी के दुख, किसी के कष्ट को मत देखिए। देखिए, जहाँ तक हो सके उसमें शामिल होइए, जहाँ तक हो सके उसमें उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं तो करिए। संवेदना तो कम से कम दे ही सकते हैं, वो करिए। इसी प्रकार की एक बात बताएं तो 2008 वर्ष की ही बात है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के द्वारा एक फैसला लिया गया कि रतन टाटा ने जो कुछ इतना, भाई दुनिया भर में बहुत कुछ अपनी कंपनी का विस्तार किया, तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ये बात ठीक है भाई। कोई खान साहब थे जो कि रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और रतन टाटा के मतलब मित्र भी हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि रतन भाई ऐसी सी बात है और ऐसा ऐसा है, फला फला दिन आपको आना है और उस दिन आपको रॉयल फैमिली के द्वारा सम्मान दिया जाएगा। ठीक है। इस बीच जिस दिन ये पुरस्कार दिया जाना था, खान साहब जो कि इनके मित्र हैं, उनका फ़ोन आया और रतन टाटा ने फ़ोन देखा और फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा खान भाई आ नहीं पाऊँगा,
ये वाह क्या बात हो गई यार, रॉयल फैमिली ऐसी सी बात। कहें यार टैंगो और टीटो की तबीयत खराब है, ज़्यादा खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब आपको लगेगा ये टैंगो और टीटो कौन है? तो टैंगो और टीटो रतन टाटा के वो डॉगी थे, वो कुत्ते थे जिनको वो बड़े प्यार से अपने पास रखा करते थे और उनके साथ मतलब खेलते उलते थे। एक बार किसी पत्रकार ने पूछा, शायद कहीं पर पूछा गया रतन टाटा के बारे में कि उनके सबसे निकटस्थ कौन है भाई, सबसे खास कौन है? तो पता चला रतन टाटा के सबसे खास व्यक्ति हैं टैंगो और टीटो। अब आपको हो सकता हो याद आ रही हो एक फिल्म एंटरटेनमेंट वाली, है ना, उससे मत जोड़िएगा, वो फिल्म अलग है और ये मामला पूरा अलग है, जोड़िएगा मत उससे। जब ये बात प्रिंस चार्ल्स को पता चली तो प्रिंस चार्ल्स को जा खान साहब ने बताया कि साहब ऐसी सी बात है और टीटो और टैंगो की तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा अरे भाई परिवार में तबीयत खराब है, कहें साहब डॉगी हैं उनके। तो प्रिंस चार्ल्स ने खान साहब से कहा यार मतलब ये होता है इंसानियत, ये होती है मानवता, और ऐसा ही होना चाहिए। एक व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए कि अपने पास में जो भी है, वो चाहे कुत्ता है, वो चाहे इंसान है, हम लोग तो अपने पास इंसानों के साथ भी दया भावना नहीं रख पाते, और आप समझ सकते हैं। तो मैंने शुरू में जो कहा था ना, रतन टाटा महान ऐसे ही नहीं है। रतन टाटा अपने परिवार के रतन और देश के रतन ऐसे ही नहीं है। उनकी मौत की खबर सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आए, दिल भरा, ऐसे ही नहीं भर गया। ये उनके व्यक्तित्व के गुण हैं जो कि उनको बड़ा बनाते हैं। इन गुणों को आपको सहेजना पड़ेगा, अपने पास लाना पड़ेगा, तो आपको बड़ा बनाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी। इसी तरह से एक बात बताऊं आपको, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध गाड़ी रही है 4 पहिया वाहन, सूमो, टाटा सूमो, नाम सुना होगा आपको। तब मुझे लगता है आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि टाटा सूमो, इस गाड़ी का नाम सूमो ही क्यों रखा गया। तो दिमाग में आ रहा होगा कि अरे वो थोड़ा सा मसल वाली गाड़ी थी, भारी गाड़ी थी, जैसे जापान में भारी भारी पहलवान जिन्हें सुमो पहलवान कहा जाता था, उनके नाम पर रखी जाती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाटा सूमो का जापान के पहलवानों से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली टाटा सूमो का नाम कुछ ऐसा पड़ा कि टाटा कंपनी के वो जो ट्रक व्रक बनाने वाला यूनिट है, उसके एक जनरल मैनेजर हुआ करते थे, नाम था सुमंत मुलगांवकर, सुमंत मुलगांवकर। तो ये बात धीरे धीरे ऊपर तक खबर जाने लगी कि साहब जो ऑफिशियल लंच होते हैं, जो लंच टाइम होता है, सुमंत मुलगांवकर साहब ऑफिस से गायब हो जाते हैं और अगले 2-3 घंटे तक वो पता नहीं चल पाता है। ऑफिस छूटने के कुछ देर बाद, कुछ घंटे पहले वो आते हैं, कहाँ जाते हैं मालूम नहीं। एक दिन की बात है कि कोई फॉरेन डेलीगेट आया था 5 स्टार होटल, बॉम्बे के 5 स्टार होटल ओबराय शेरेटन में शायद मीटिंग थी और खाना लंच वंच का समय था। तो जैसे ही लंच हुआ फिर से सुमंत मुलगांवकर गायब हो गए और अगले 2-3 घंटे बाद फिर वापस आए। और अब एक बात चल पड़ी कि साहब कुछ दाल में काला है। सुमंत मुलगांवकर ये काम तो करते हैं टाटा कंपनी के लिए, लेकिन एक काम करते हैं किसी और कंपनी के लिए। उद्योगपति घरानों में ऐसा होता है कि उन्होंने अपने होते नहीं, अपने आदमियों को रख छोड़ा होता अलग अलग कंपनियों में और वहाँ से खबरें निकलवाने का प्रयास करते हैं। तो शायद सुमंत मुलगांवकर भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे, ऐसा आरोप लगा है। ये बात अब धीरे धीरे बढ़ के टाटा साहब के पास पहुंची, रतन टाटा के पास पहुंची। रतन टाटा ने कहा ना, ये हो ही नहीं सकता, सुमंत ऐसा कर ही नहीं सकता, सुमंत कहीं भी जाता होगा लेकिन वो कंपनी के साथ धोखा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता है। अब वही है ना, जानते ही आप, कुछ लोगों का दिमाग को उड़ाया नहीं, पीछा किया जाए, पता चलवाया गया। तो सुमंत मुलगांवकर लंच टाइम पर निकलते थे और ये बम्बई पूना हाईवे पर आगे बढ़ते थे और करीब 20-30 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ ढाबा था, तो वो ढाबे पर जाकर खाना खाती थी। और खाना अब आपको हैरानी हो रही है कि ढाबे पर खाना खा रहे हैं। और ढाबे पर जब वो खाना खाते थे तो वो दिन के समय, दोपहर के समय जब खाते थे तो कई सारे ट्रक ड्राइवर भी खाना खा रहे होते थे। और दूर से जब उनका मतलब एक प्रकार की जासूसी की गई कुछ लोगों के द्वारा, तो पाया गया कि वो ड्राइवर के साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के दौरान वो पूछते हैं
कि इस जो टाटा वाली गाड़ी तुमने ली इसमें क्या प्रॉब्लम है, शॉकर में या किसी चीज़ में या इंजन में, और किस में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है। वो उसका सर्वे करते थे, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाते थे, और जब उस गाड़ी का यानी जो गाड़ी लॉन्च हो गई है अब उसमें क्या खामियां क्या अच्छाइयां हैं इसके बारे में तो अधिकतर लोग अपना लैपटॉप और कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपनी रिपोर्ट देते थे। सुमंत मुलगांवकर ज़मीन की रिपोर्ट देते थे कि साहब ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम को दूर किया जाता था। जब ये बात जांच पड़ताल करके रतन टाटा के पास पहुंची तो कि साहब नहीं साहब हम लोग गलत सोच रहे थे, ऐसा नहीं ऐसा है। तो रतन टाटा ने फिर कहा कि मुझे मालूम था कि सुमंत ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है, मुझे पूरा विश्वास था, तुम ही लोगों को नहीं था। चलो खैर, अब तुम लोगों को विश्वास हो गया। जब सुमंत मुलगांवकर की डेथ हुई तो सुमंत मुलगांवकर को श्रद्धांजलि देने के लिए रतन टाटा ने फैसला किया कि मैं कैसे श्रद्धांजलि दूं उस व्यक्ति को। तो उस व्यक्ति की श्रद्धांजलि है टाटा सूमो गाड़ी। सुमंत मुलगांवकर से ये नाम से लिया गया, SUMO, वहाँ से लिया गया नाम है ये। तो ये सूमो पहलवानों वाला नहीं है, अपने कर्मचारी को दी गई श्रद्धांजलि के आधार पर थी। आतंकवादी घटना हुई थी, आपको याद होगा, ताज होटल पर आतंकवादी घटना हुई थी। उस आतंकवादी घटना जब हुई तो आतंकवादी ताज होटल के अंदर थे, और वहाँ से नरीमन पॉइंट की ओर रतन टाटा पूरा दिन वहाँ पर खड़े थे, कभी अपने साथियों के साथ कभी अकेले खड़े, और लगातार अपडेट ले रहे थे। सुरक्षा का बात हो रहा था, चिंतित थे, परेशान थे कि अंदर जो लोग हैं उनका क्या होगा। और अंदर दो लोग हैं, एक मेहमान है और एक उनके कर्मचारी हैं। और मज़ेदार बात देखिए, कोई भी कर्मचारी भाग सकता था, निकल सकता था, मेहमानों को छोड़ करके भाग सकता था, कोई भी कर्मचारी निकला नहीं। उसने अपनी पूरी जान की ताकत, जान की बाजी लगा दी, और जान की बाजी लगा करके उन्होंने जहां तक सुरक्षा देने का काम किया, ताज होटल के मेहमानों को वो सुरक्षा दिया। वो ठीक है कि इस पूरे घटनाक्रम में 31 लोगों की डेथ हुई है। जब आतंकवादी वगैरह हटा लिए गए, साफ ऑफ कर लिए गए, तो जो वहाँ के मैनेजर थे, रतन टाटा पहुँचे अंदर। मैनेजर जिनके 2 बेटे और जिनकी पत्नी उस आतंकवादी घटना में मारी जा चुकी थी, मैनेजर उनसे मिलते हैं, और मैनेजर रतन टाटा के सामने, रतन टाटा उनसे मिलते हैं। रतन टाटा से मैनेजर कहते हैं कि सर 1 महीने का समय दीजिएगा, और इस 1 महीने के अंदर हम लोग अपने इस होटल को फिर से पहले जैसा बना देंगे। हैरानी है इस बात को लेकर कि वो व्यक्ति जिसको अपने बच्चों का, जिसको खबर है कि मेरा बेटा, मेरे दोनों बच्चे मर चुके हैं, मेरी पत्नी मर चुकी है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि साहब ये बात हो गई, क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम है कि जो सामने खड़ा शख्स है उसे मुझसे कहीं ज़्यादा दुख है मेरे परिवार को लेकर के, और उसका दुख तो मेरे से बड़ा है, क्योंकि वो सबके लिए दुखी है। मैं तो अपने परिवार के लिए दुखी हो सकता हूँ, वो सबके लिए दुखी है। ये डेडिकेशन है, ये डेडिकेशन है, टाटा कंपनी के कर्मचारियों का डेडिकेशन है, जो शायद हिंदुस्तान की किसी और कंपनी में नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की कंपनी का कोई दूसरा मालिक ऐसा नहीं है जो अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा करता हो। बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, नाम तो आप भी जानते हैं, आजकल उद्योगपतियों में बड़े बड़े 2 ही नाम चल रहे हैं। उन दोनों लोगों में भी ऐसी मानवता नहीं है, ऐसी मानवता नहीं है। वो भोंडापन जो दिखाया गया, जो प्रदर्शित किया गया, टाटा परिवार के किसी भी खानदान ने वैसा भोंडापन कभी प्रदर्शित नहीं किया है। कभी मौका लगेगा ताज होटल में जाने का तो जाइएगा। जो 31 लोग मरे उनको लेकर के वहाँ पर आज भी स्मारिका बना हुआ है। और एक और बात, उन 31 लोगों की मृत्यु को लेकर के अब उनका परिवार, उनके परिवार के लोगों का, विशेषकर अब उस परिवार का पालन पोषण कैसे चलेगा। तो रतन टाटा जी ने एक फाउंडेशन बनाया, और उस फाउंडेशन के तहत आज भी उस परिवार के जो भी मालिक वगैरह, जो भी वो लोग थे जो घर का खर्चा चलाने वाले, आज भी इतने सालों के बाद आज भी उन पूरे परिवार को जो उनके कर्मचारी के तौर पर तनख्वाह दी जाती थी, पढ़ने लिखने की जो सहूलियत दी जाती थी, पालन पोषण की जो सहूलियत दी जाती थी, वो आज भी है। उस 31 परिवार में से वो बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले थे, उनकी फ़ीस का खर्चा टाटा कंपनी ने उठाया है, सैलरी देने के बाद, और आज भी सैलरी दी जा रही है, आज भी सैलरी दी जा रही है। और ये सैलरी तब तक दी जाएगी
जब तक उस परिवार से व्यक्ति ये ना बोल दे कि सर अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम कमा सकते हैं। और ऑफर इस बात को भी है कि आप में से अगर कोई काबिल है और कोई लगता है कि वो नौकरी कर सकता है तो उसके लिए टाटा कंपनी के दरवाजे खुले हैं, खुले रहेंगे। ये है रतन टाटा, ये है शख्सियत रतन टाटा की। मुझे लगता है इन 3-4 कहानियों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। और बस आप जैसे छात्रों से मैं यही कहूँगा कि आप इन गुणों को अपने अंदर बनाकर रखिएगा। वही सहजता, वही सहनशीलता, वही सौम्यता, वही सरलता, और ऐसी सरलता, सहजता, सौम्यता जो दूसरों को आगे बढ़ा सके, दूसरों की मदद कर सके। खुद में जिए तो क्या जिए, है कि नहीं? एक गाना नहीं है, हिंदी सिनेमा का गाना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। अब ये गाना शायद रतन टाटा ने सुना था कि नहीं सुना था, ये गाना उनको याद था कि नहीं याद था, ये तो नहीं पता, लेकिन इस गाने का एक एक लाइन रतन टाटा के जीवन में कहीं ना कहीं भरा पूरा था। इस जीवन को वो जी रहे थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो आदर्श जो उन्होंने स्थापित किए, वो बातें, वो जो आदर्श कह सकते हैं जो देने का प्रयास किया, हम सभी भारतीयों को उसको स्वीकार करना चाहिए। दिखावे की श्रद्धांजलि मत दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। दिखावे की श्रद्धांजलि मत दीजिएगा, वास्तविक श्रद्धांजलि दीजिएगा। जैसा कई लोगों ने किया, दिखावे वाली श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे नेता, उद्योगपति पहुंचे। आप दिल से दीजिएगा, मन से दीजिएगा और प्रतिज्ञा करिएगा कि हे प्रभु, इतनी शक्ति, इतनी ताकत देना कि कुछ बन पाऊं या ना बन पाऊं, अपना व्यक्तित्व रतन जैसा जरूर बना सकूं। तो उस महान शख्सियत को मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है, और इस बात के भगवान से प्रार्थना है कि इस संसार में, इस सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे प्यारी, जो सबसे सुंदर जगह हो, वहाँ पर स्थान मिले। तो आप सभी लोगों को इस अच्छी बातों के साथ, इन कुछ शिक्षाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखिएगा, बार बार देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से रतन टाटा जी को प्रणाम, सलाम।